जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जीएस जीके के 20 प्रश्न आने हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं, तो उसी में मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के रखी है। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं वो एक प्लेलिस्ट में आपको दे दिए गए हैं, आप सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट एसएससी जीडी। पहला प्रश्न, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? दोस्तों हमें बताना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन से अखबार या समाचार पत्र ने किया था। तो दोस्तों मैं पहले बात करूं, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये क्या कहता है। दोस्तों मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में भारत में जो भारतीय भाषाएं थीं, इनमें जो अखबार छपते थे उन पर निगरानी रखने के लिए एक अधिनियम लेके आया ये, और उसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, यदि उनका कोई अखबार छपता है तो उस अखबार की एक कॉपी गवर्नर जनरल या वायसराय के पास आपको देनी पड़ेगी। यदि आपने सरकार के खिलाफ कोई बातें उसमें लिखी हैं तो आपका जो लाइसेंस है, जो प्रिंटिंग का लाइसेंस है, वो आपका रद्द कर दिया जाएगा और आपको जुर्माना या जेल भी होगी। इसी को कहा गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये मुख्यतः देखा जाए तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों के खिलाफ ही था, और इसके जो गैर अंग्रेजी भाषा के थे उनके खिलाफ ये होता था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में जो अखबार छपते थे उनके खिलाफ ये नहीं था। तो अंग्रेज भाषाओं का भी भेदभाव करते थे। तो लिटन के द्वारा ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट शुरू किया गया। तो कौन सा समाचार पत्र था इनमें से जिसने इसका समर्थन किया? दोस्तों वो था आपका पायनियर समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये आयरिश कानून पर आधारित था। जो आयरिश कानून है उनसे प्रेरित था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका सोम प्रकाश। दोस्तों सोम प्रकाश जो है ये जो बांग्ला भाषा का समाचार पत्र है, और किसने स्टार्ट किया था? तो सोम प्रकाश को स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कौन सी भाषा में था सोम प्रकाश? बांग्ला भाषा में। दोस्तों द हिंदू भारत का पहला समाचार पत्र है जो इंटरनेट पे छपा था, याद रखिएगा, द हिंदू इंटरनेट पे छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुआ था? दोस्तों पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था आपका सन 1775 से 1782 ईस्वी तक, सन 1775 से 1782 तक। और 1782 में कौन है फिर भारत में? तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध घटित हुआ था। दोस्तों मैं बात करूं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये युद्ध समाप्त हुआ था सलवाई की संधि पर। सन 1782 ईस्वी में एक संधि होती है, सलवाई की संधि। तो सलवाई की संधि के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में भारत में पहला मदरसा भी स्थापित किया गया था कलकत्ता में। अगर आपके एग्जाम में कभी आए कि भारत में पहला मदरसा किसके टाइम में स्थापित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में भारत में पहला मदरसा बना था कलकत्ता में। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसकी कब्र है आपका गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कॉर्नवालिस की कब्र भी है। और कॉर्नवालिस क्यों जाना जाता है? भारत में जमींदारी व्यवस्था के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में वेलेजली, दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, इसने सन 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की थी, सब्सिडरी अलायंस इसने स्टार्ट की थी। सहायक संधि शुरू करने वाला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? दोस्तों उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के दरबार में थे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जहांगीर के दरबार में। दोस्तों मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग जो रहा वो जहांगीर का काल रहा। इसके काल में बहुत बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये भी आप याद रखिएगा। हम बात करें जहांगीर की, दोस्तों जहांगीर जो है ये
अकबर का लड़का है, इसके बचपन का नाम सलीम है। और जहांगीर शराबी है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। जहांगीर ने तंबाकू की जो मतलब खेती थी उस पर बैन लगा दिया था, तंबाकू के उपयोग पर उसने रोक लगा दी। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था। जंजीर आदिल की स्थापना की थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर की जो वाइफ है वो है मेहरून निशा, और इसको नूरजहां का टाइटल दिया था जहांगीर ने। नूरजहां का टाइटल दिया जहांगीर ने, ये आप याद रखना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में, ये भी आप याद रखिएगा। जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे और ऑप्शन के अनुसार बात करें तो अकबर, दोस्तों अकबर ने ज़ाब्ती प्रणाली शुरू की थी, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई। सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की गई। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने। दोस्तों अकबर का मकबरा है सिकंदरा नियर आगरा में। और अकबर जो है इसने हरम की स्थापना भी की थी, और इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी बनवाया था अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे लिखा गया आपका बाबर। दोस्तों बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है, याद रखना। और बाबर मुंबईया पद्य शैली का जनक भी है। बाबर ने मुंबईया पद्य शैली विकसित की है, याद रखिएगा। दोस्तों बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तोपों का प्रयोग किया था सबसे पहली बार भारत में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्लियर। अच्छा शाहजहां दोस्तों ये ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनकी पत्नी है मुमताज़ महल, जिनका वास्तविक नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। और शाहजहां ने क्या काम किया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन भी बनवाया था, याद रखिएगा। तो उस्ताद मंसूर किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत, दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत दिया है माधव आचार्य के द्वारा। माधव आचार्य के द्वारा द्वैतवाद सिद्धांत दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका शंकराचार्य। दोस्तों शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। अद्वैतवाद, ये आप याद रखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद। अच्छा यहाँ पे लिखा गया रामानुज आचार्य। तो रामानुज आचार्य किसके लिए प्रसिद्ध है? विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज आचार्य किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं आपके विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज आचार्य, याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया निम्बक आचार्य। तो निम्बक आचार्य ने क्या दिया था? निम्बक आचार्य के द्वारा दिया गया द्वैत अद्वैतवाद। द्वैत अद्वैतवाद सिद्धांत ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये निम्बक आचार्य के द्वारा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों जैसे आपसे कहीं पूछा जाए कि योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि ने, याद रखना। योग दर्शन पतंजलि का है। और एक बहुत आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने लिखा है? तो न्याय दर्शन गौतम ने लिखा है। न्याय दर्शन किसका द्वारा लिखा गया है? महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन लिखा गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीवान ए कोही ये सल्तनत काल में एक विभाग है, और इसका काम क्या है? मालगुजारी करना, मालगुजारी की देखभाल करना, भूमि से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको देखना। तो इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा राजा माना जाता है। और मोहम्मद तुगलक ने भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को शुरू करवाया था। टोकन करेंसी भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जारी हुई। तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आता इबन बतूता, और इबन बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ भी लिखा है। मोरक्को से आया था ये, और इसने लिखा था रेहला नामक ग्रंथ। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है बलबन। दोस्तों बलबन ने लोह और रक्त की नीति शुरू की थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और बलबन ने जिले इलाही का टाइटल भी लिया था। अपने आप को क्या कहता था? जिले इलाही, याद रखिएगा। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम है अली गुरसब। अली गुरसब, और अली गुरसब ने मुस्तक राज का एक पद बनाया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, राजस्व संग्रह के लिए
मुस्तक राज का पोस्ट बनाई इसने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है और इसका नाम है मलिक कफूर। मलिक कफूर दक्षिण भारत तक जाने वाला दिल्ली का पहला सेनापति है। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था और इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े पर जो स्टाम्प लगवाना या घोड़े पे मोहर लगवाना, वो सारी व्यवस्था इसने स्टार्ट की थी। सैनिकों को नगद वेतन प्रणाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नगद वेतन प्रणाली किसने शुरू की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, नगद वेतन प्रणाली। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है, एक चीज़ और याद रखना, इसने सिकंदर सानी का टाइटल भी लिया है। दूसरा सिकंदर कहता है अपने आप को, सिकंदर ए सानी, वो कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने दिल्ली में श्रीनगर की स्थापना की थी। सीरी फोर्ट जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक, इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी और इसने जो हिसार है उसकी स्थापना भी की थी। इसी के नाम पर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो भी था, हालांकि अब उसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। तो दीवान ए कोही विभाग किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, लोहार वंश का संस्थापक कौन था, लोहार वंश का संस्थापक कौन है, दोस्तों सही जवाब होगा आपका संग्राम राज, ऑप्शन बी संग्राम राज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तो बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश के राजा हैं और जो सम्राट अशोक है उसके पिताजी हैं। तो हमें बताना है कि किस विद्वान ने 16 राज्यों का विजेता बताया बिंदुसार को। दोस्तों तारानाथ के द्वारा बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया था। दोस्तों जो बिंदुसार है, बिंदुसार का एक उपनाम भी है अमित्र घात, याद रखिएगा, इसे अमित्र घात भी कहा गया। और ये कौन से संप्रदाय को मानता था, तो दोस्तों जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय को मानता है, याद रखिएगा। और ये जो आजीवक संप्रदाय है ये नास्तिकवादी संप्रदाय है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला ऐसी इमारत जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई। तो दुनिया में पहली बार ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाली इमारत थी बृहदेश्वर मंदिर, और ये तमिलनाडु के तंजौर में है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि किस राजा ने बनवाया था, चोल वंश का राजा था, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसमें शिव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, याद रखिएगा। ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र राज्य में है, एलोरा की गुफाएं। कांचीपुरम, ये तमिलनाडु में ही है, कांचीपुरम, याद रखिएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपका, तो जवाब होगा तंजौर में। दोस्तों मंदिर जो है इनकी 3 शैलियाँ बड़ी फेमस है, जैसे नागर शैली, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत में जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। और इन दोनों के मिश्रण से, नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से एक नई शैली जन्मी है जिसका नाम है बेसर शैली, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, दोस्तों कौन सा वेद है जिसमें कन्या के जन्म को अभिशाप बताया गया, तो वो है आपका अथर्ववेद, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो अथर्ववेद है इसमें क्या बात लिखी गई है, जादू टोनों की बात करता है अथर्ववेद, याद रखिएगा। और अथर्ववेद का एक नाम और भी है ब्रह्मवेद, याद रखना। ब्रह्मवेद किसे कहा गया, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। दोस्तों सामवेद लिखा गया है, भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का उद्गम जिस वेद से माना जाता है वो है आपका सामवेद। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से हुआ है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, तो गायत्री मंत्र जो है ये
कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है, याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ के जो नियम हैं उनको लिखा गया है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में ऐसी महिला जो शादी नहीं करती उसे अमाजू कहा जाता था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अमाजू, याद रखिएगा। किसी ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो कौन से ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? दोस्तों जो हमारा बुध ग्रह है इसके अंदर जो विशिष्ट गुण है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का और ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, बुध जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है, तो बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का अन्य नाम है वीनस और इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या ब्यूटी स्टार मतलब सुंदरता का ग्रह भी कहा जाता है। तो सारे जो शुक्र के ही उपनाम है, याद रखना। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डीमोस और एक फोबोस। डीमोस और फोबोस, इनमें बड़ा कौन सा है? इनमें फोबोस बड़ा है और डीमोस छोटा है, याद रखिएगा। दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो भारत का मंगल मिशन का नाम था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये आप याद रखिएगा। अच्छा शनि लिखा गया है, सबसे बड़े मतलब सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? वो शनि के हैं, 82 उपग्रह माने जाते हैं शनि के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपका माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली जो है ये इटली का ज्वालामुखी है, इटली में है, याद रखिएगा। यहाँ पे फ्यूजियामा लिखा गया, ये जापान का है और एटना भी इटली का है। भूमध्य सागर, अच्छा भूमध्य सागर से ये बिंदु आप याद रखना, स्ट्राम्बोली इसका क्या है? प्रकाश स्तंभ है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आसवान बांध ये दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है और ये नील नदी पर स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नील नदी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि नील नदी का वरदान किसे कहा गया, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी किसको काटती है? तो आप याद रखना मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। यहाँ पे लिखा गया है आपका कांगो नदी, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है हमें बताना है। तो मूसी कृष्णा की सहायक है, उसके बाद में कोयना कृष्णा की सहायक है और दूध गंगा कृष्णा की सहायक है। बाकी इसका सही जवाब बनेगा 1, 2 और 3। दोस्तों जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, याद रखना। और कृष्णा नदी जो है इस पर एक बांध भी है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3। अच्छा मूसी के किनारे हैदराबाद भी है, हैदराबाद मूसी के किनारे है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, याद रखना। दोस्तों वर्षा जो होती है ये क्षोभ मंडल में देखी जाती है, क्षोभ मंडल, ठीक है, ये क्षोभ मंडल में देखी जाती है। और मैं आपको बताऊं जो मानचित्र पर समान वर्षा वाली रेखाएं हैं इन्हें आइसोहाइट कहा जाता है, आइसोहाइट, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं आइसोहाइट। दोस्तों क्या आपको पता है जब अम्ल वर्षा होती है तो कौन सा गैस होती है? तो अम्ल वर्षा में 2 मतलब गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 अम्ल का निर्माण करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HNO3 का निर्माण करती है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक मैप दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यह है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं बढ़ती हैं, एक जो
अरब सागर की ओर को चली जाती है तो पश्चिमी साइड में जाके वर्षा कराएगी, और एक जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और जो भारत को पूर्वी साइड में जाके वर्षा कराती है। देखें आप ये देख रहे होंगे इस तरह की चीज़ें। तो जो अरब सागर की ओर मानसून जाता है ये केरल के तट पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। मालाबार जो तट है वो सबसे ज़्यादा बारिश करेगा। ये वाला जो तट है आपका, ये वाला भाग, ये मालाबार तट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इसकी शुरुआत कब से हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी 1 जून से। तो ये वाली जो बारिश होती है वो पर्वतों से टकरा के होती है, और इसे कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दोस्तों मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों क्या आपको पता है जब कृत्रिम वर्षा होती है तो इसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग होती है उसमें किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी बाउंड्री है, लगभग 4096 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक मैप देखिएगा पहले। दोस्तों एक मैप है, और ये जो आप देख रहे होंगे ग्रीन वाला, ये बांग्लादेश है हमारा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश के इधर देखिए पश्चिम में ये पूरा क्या है आपका? ये है आपका वेस्ट बंगाल। उसके बाद में ये छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। तीनों ओर से देखो त्रिपुरा, ये दिख रहा होगा आपको छोटा सा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम है आपका, ये वाला भाग। मेघालय है आपका, और मेघालय के बाद में है आपका, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, और एक ये आपका छोटा सा टच होता है इस जगह, ये वाला असम वाला भाग। तो कितने राज्य हो गए बांग्लादेश से? 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखना, बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? वो है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। ये भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश में एक चीज़ और याद रखें, इसकी संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, जो बांग्लादेश है, भारत ने सोबा संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी द्वीपों को लेकर विवाद था, तो द्वीपीय विवादों का निपटारा सोबे संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। द्वीपीय विवाद, याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। याद रखिएगा, ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। और बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में बना था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? दोस्तों भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और इसका निर्धारण किया गया था आपका 1914 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1914। क्लियर? 1962, दोस्तों 1962 में भारतीय संसद प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? 1962 में। 1896 लिखा गया है। दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, और भारत में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया, यह भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो शिमला है और जो मनाली है, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। दोस्तों हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय यंगेस्ट फॉल्ड माउंटेन है, सबसे नवीन बलित संरचना वाला पर्वत है। यंगेस्ट फॉल्ड माउंटेन हिमालय। और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, याद रखना। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बीएसएफ बना था 1 दिसंबर 1965 को। तो 1 दिसंबर 1965 में स्थापना की गई बीएसएफ की। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई है। दोस्तों जो बीएसएफ है, ये भारत के साथ, भारत में जो पाकिस्तान वाला बाउंड्री है और जो बांग्लादेश वाली बाउंड्री है, उस पर हमारी सुरक्षा करता है। याद रखना,
पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उस पर सुरक्षा करता है सीमा, मतलब सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का पहला अर्धसैन्य बल है जिसने महिलाओं के लिए ऊँट दस्ता तैयार किया है। ऊँट दस्ता, अब महिलाएं भी जो बीएसएफ में शामिल हैं वो ऊँट का प्रयोग कर सकेंगी अपना मतलब रैकी करने के लिए या अपने जो सीमा की निगरानी करने के लिए, उसके लिए। तो ऊँट दस्ता तैयार करने वाला भारत का पहला अर्धसैन्य बल है सीमा सुरक्षा बल, याद रखिएगा। दोस्तों भारत में सीआरपीएफ भी है और सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, ये भी आप याद रखें। सीआईएसएफ कब बना था, तो सीआईएसएफ बना था आपका 1969 में। उसके बाद में आईटीबीपी की स्थापना, तो आईटीबीपी 1962 में बना था, आईटीबीपी 1962। असम राइफल की बात करें तो असम राइफल की स्थापना हुई थी आपकी असम राइफल, और असम राइफल की स्थापना हुई आपके 1835 में। असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी या कछार लेवी भी कहा जाता है। एनएसजी 1984 में एनएसजी की स्थापना की गई और एनएसजी को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। ब्लैक कैट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक कैट या ब्लैक कमांडो एनएसजी को ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग से हिमानीकृत हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये प्लीस्टोसीन हिमयुग से हिमानीकृत हुआ है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन युग से कारण जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें हिमानी को देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाता। दोस्तों जो जियोथर्मल एनर्जी है वो कहाँ पर नहीं मिलती, तो गंगा डेल्टा में नहीं मिलती। बाकी गोदावरी डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी तट, इन पर जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। दोस्तों ये है, देखें ये जो आपको ग्रीन वाले भाग में लाल बिंदु है, जैसे ये है आपका ये वाले भाग, ये वेस्टर्न घाट में आपके। उसके बाद में मुंबई में ये जो है, मुंबई में जियोथर्मल एनर्जी मिलती है यहाँ से। उसके बाद में ये वाला भाग आपका खंबात की खाड़ी के बराबर में। उसके बाद में ये आप देखें गोदावरी बेसिन, ये महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन के आप उत्तर ऊपर जाएंगे उत्तर में तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको सोहना, यहाँ पे भी मिलेगा। ये आपका पूर्वी हिमालय है नॉर्थ ईस्ट में, ये भी है, यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में आपका लद्दाख की पूगा वैली, ये भाग, और मणिकरण, ये सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र माने जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के भीतर जो गर्म पानी के झरने मिलते हैं उनसे भाप निकलते हैं, उस भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती है, इसे ही कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, याद रखिएगा। 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा, ये भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, राजनीति की रपटीली राहें, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन होता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में, इसी महीने में आएगा दिसंबर में, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनको 2015 में भारत रत्न भी दिया गया था। यहाँ पे लिखा गया लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक, तो इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। दोस्तों राजीव गांधी लिखा गया है, तो राजीव गांधी इनकी हत्या 21 मई 1991 को तमिल ईलम नाम के आतंकी संगठन ने की थी। 1991 में इनकी हत्या हुई। भारत में सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का जनक कौन है, राजीव गांधी, ये भी आप याद रखें। और इनके नाम पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया जयप्रकाश नारायण, दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। इनको और क्या उपाधि मिली, इनको लोकनायक की उपाधि भी मिली है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी आप याद रखें। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण है इनकी जो जीवनी है वो किसने लिखी थी, रामवृक्ष बैनीपुरी की ने लिखी है। रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी की याद में भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों पंचायती राज जो है भारत में 3 स्तर पर है और 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों मैं बता दूं जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची में पंचायती
पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति जो बनी भारत में, ये 1949 में बनी थी और पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आय को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन किया और उस समय भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी बताई गई थी? 20 रुपये बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी है और वो है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों भारत में एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्मदिन होता है इंजीनियर दिवस के रूप में, याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कभी आपके एग्जाम में, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर। यहाँ पे लिखा गया पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है। और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों इसमें 3 मानक हैं और इसमें 3 मानकों में से कौन सा मानक नहीं है? तो शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, ये 3 मानक हैं, लेकिन इसमें जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों हम बात करें मानव विकास सूचकांक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उलहक की देन है मानव विकास सूचकांक, ये पाकिस्तान के थे। और मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 से जारी किया जाता है, याद रखिएगा। 1990 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, याद रखिएगा। दोस्तों कुछ और प्रश्न जो आपको याद रखने हैं, जैसे मीन कैंप किसकी आत्मकथा का नाम है? तो मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था 1933 में नाजी पार्टी की स्थापना करके। उसके बाद में आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत। क्लियर। अगला है आपका, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो दोस्तों भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 में इन्होंने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाला था। ठीक है दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, भारत में जो इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो कहाँ पर है? तो वो है आपकी देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में तोपखाना प्रशिक्षण संस्थान है देवलाली में। महाराष्ट्र में एक जगह है देवलाली, वहाँ पर तोपखाना प्रशिक्षण संस्थान आपको मिलेगा, देवलाली। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, याद रखना। और नर्मदा नदी एक झरने का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर ही बना है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों अस्त्र DRDO द्वारा बनाई गई मिसाइल है और ये हवा से हवा में मार करती है, याद रखना, हवा से हवा में मार करती है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन है और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा दूसरी कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी। कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, और वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई है ICF चेन्नई के द्वारा। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया गया है। अंतिम प्रश्न,
यूएनईपी द्वारा किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पूर्णिमा वंसल को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।